अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा टॉपिक फीड वाटर ट्रीटमेंट। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने जो डिस्कस किया था वो था बॉयलर में फास्फेट कैसे वर्क करते हैं। वो बॉयलर के अंदर मतलब ट्रीटमेंट थी। ये आप बॉयलर की फीड वाटर ट्रीटमेंट पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फीड वाटर ट्रीटमेंट में कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं? तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन सिक्वेंजर यूज़ किया जाता है, और दूसरा न्यूट्रलाइजिंग अमाइन और फिल्मिंग अमाइंस यूज़ किए जाते हैं। वो उनका पर्पस क्या होता है, और जो ऑक्सीजन सिक्वेंजर है वो पानी में क्या रिएक्ट करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और किस तरह वो रिएक्ट करता है। तो हम इक्वेशन से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट में हम दो किस्म के केमिकल यूज़ करते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन सिक्वेंजर यूज़ किए जाते हैं, और नंबर 2 वोलाटाइल न्यूट्रलाइजिंग अमाइन एंड फिल्मिंग अमाइंस। मतलब जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसे रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं केमिकल। एक होती है मैकेनिकल डीएरेशन और एक होती है केमिकल डीएरेशन। मतलब पानी में से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसे रिमूव करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स यूज़ करते हैं। और जो कंडेंसेट ट्रीटमेंट है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम वोलेटाइल न्यूट्रलाइजिंग अमाइन एंड फिल्मिंग अमाइंस यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स जो होते हैं पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी: ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स आर केमिकल्स एडेड टू द बॉयलर फीड वाटर और कंडेंसेट रिटर्न टू रिमूव द रेजिडुअल ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स केमिकल जो होते हैं वो फीड वाटर या कंडेंसेट रिटर्न जो होता है उसमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसे रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब चलते हैं ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स टाइप्स के। ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स जो केमिकल होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं? तो नंबर 1 सोडियम सल्फाइड को एज ए ऑक्सीजन सिक्वेंजर यूज़ किया जाता है। नंबर 2 पे है हाइड्रोजन, और नंबर 3 पे है DEHA डाई इथाइल हाइड्रोक्सल अमाइन, और नंबर 4 पे है हाइड्रोक्विनोन, और नंबर 5 कार्बोहाइड्राजाइड, और नंबर 6 मिथाइल इथाइल कीटोक्सीम MEKO, और नंबर 7 है इराथ्रोबेट। तो ये ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स हैं जो एज ए जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसे रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मोस्टली जो हमारे डिज़ोल्व ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स हैं जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा सोडियम सल्फाइड। ये मोस्टली हमारे जो बॉयलर्स हैं उसमें एज ए ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स यूज़ किए जाते हैं। जी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपैरिजन ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स चार्ट है। मतलब कौन सा ऑक्सीजन सिक्वेंजर किस नेचर का है, और जिसमें सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वोलेटाइल है और कंट्रीब्यूट कितना करता है TDS में कंट्रीब्यूट, CO2 कितनी होती है उसमें कंट्रीब्यूट, ऑर्गेनिक्स कितने होते हैं, और किस हज़ार्ड इसका हज़ार्ड मटेरियल है या नहीं है, और फ्लेमेबल है या थ्योरेटिकल इसकी डोजेज क्या है। इसी तरह कार्बोहाइड्राजाइड, सोडियम सल्फाइड, DEHA MEKO और एराथ्रोबेट और HQ हो गया। तो इन सब केमिकल्स की क्या नेचर है तो एक एक करके हम जानते हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो वोलेटाइल है, लेकिन जो कंट्रीब्यूट TDS है मतलब उसको हाइड्रोजन को डालने के बाद हमें वो कहीं पानी में TDS तो नहीं इंक्रीज़ करता। तो ये बिल्कुल जो पानी में जो कंट्रीब्यूशन है TDS की उसमें बिल्कुल जो है ना ये कंट्रीब्यूट नहीं करता, और ना ही CO2 की कंट्रीब्यूशन होती है इसमें, और कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक्स ये भी नहीं करता। हज़ार्ड है भी बिल्कुल है, फ्लेमेबल है नहीं, और थ्योरेटिकल डोजेज क्या है मतलब कि 1 ppm
ऑक्सीजन डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए 1 ppm हाइड्रोजीन की डोजेज हमें चाहिए होगी। इसी तरह कार्बोहाइड्राजाइड है, ये वोलेटाइल है, कंट्रीब्यूट ये भी नहीं करता, कंट्रीब्यूट CO2, लेकिन ये CO2 को की कंट्रीब्यूशन इसमें ज़रूर होती है। इसी तरह कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक्स नो, और हज़ार्ड मटेरियल वो भी नो, और फ्लेमेबल है नहीं। और थ्योरेटिकल डोजेज कितनी है इसकी, थ्योरेटिकल इसकी जो डोजेज है मतलब 1 ppm जो कार्बोहाइड्राजाइड है वो नहीं 1.4 जो कार्बोहाइड्राजाइड है वो 1 ppm ऑक्सीजन डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए चाहिए होगा। उसके बाद सोडियम सल्फाइड वोलेटाइल है नहीं, कंट्रीब्यूट TDS जी, ये कंट्रीब्यूट TDS मतलब TDS को इंक्रीज़ करता है। अगर इसको एज ए ऑक्सीजन सिक्वेंजर पानी में यूज़ किया जाए तो ये TDS को बढ़ा देता है। कंट्रीब्यूट CO2 नो, इसी तरह कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक्स नो, हज़ार्ड मटेरियल है नहीं, फ्लेमेबल है नहीं। और थ्योरेटिकल डोजेज कितनी है मतलब 8 ppm सोडियम सल्फाइड चाहिए होते हैं 1 ppm डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। इसी तरह DEHA वोलेटाइल है यस, कंट्रीब्यूट TDS नो, कंट्रीब्यूट CO2 यस, और कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक्स यस, और हज़ार्ड मटेरियल यस, और फ्लेमेबल। और थ्योरेटिकल डोजेज इसकी कितनी है 1.2 DEHA डाई इथाइल हाइड्रोक्सिलमाइन चाहिए होता है हमें 1 ppm ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। इसी तरह MEKO वोलेटाइल है यस, कंट्रीब्यूट TDS नो, कंट्रीब्यूट CO2 यस, कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक्स यस, और हज़ार्ड मटेरियल है यस। और उसके बाद आ गया थ्योरेटिकल, इसकी डोजेज कितनी है, थ्योरेटिकल डोजेज इसकी 5.4 MEKO चाहिए होगा 1 ppm ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। इसी तरह इराथ्रोबेट है वोलेटाइल है नहीं, कंट्रीब्यूट TDS नहीं, कंट्रीब्यूट CO2 यस, कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक्स यस, हज़ार्ड मटेरियल है नहीं, फ्लेमेबल है नहीं। और इसकी जो थ्योरेटिकल डोजेज है मतलब 11 ppm इराथ्रोबेट केमिकल चाहिए होगा 1 ppm डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। इसी तरह HQ हाइड्रोक्विनोन वोलेटाइल है नहीं, कंट्रीब्यूट करता है TDS में नहीं, कंट्रीब्यूट CO2 यस, कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक्स यस, और हज़ार्ड मटेरियल है नो, फ्लेमेबल है नो। और इसकी जो थ्योरेटिकल डोजेज है वो 6.9 ppm ऑक्सीजन 6.9 ppm हमें ये केमिकल चाहिए होता है 1 ppm डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। जो मोस्टली केमिकल्स एज ए ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोजीन है और सोडियम सल्फाइड है। मतलब मीडियम प्रेशर बॉयलर्स, हाई प्रेशर बॉयलर्स में हाइड्रोजीन को यूज़ किया जाता है, और लो प्रेशर बॉयलर जो होता है वो मोस्टली एज ए ऑक्सीजन सिक्वेंजर उसमें सोडियम सल्फाइड को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजीन को डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजीन फीड वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसे कैसे रिमूव करता है। तो हाइड्रोजीन रिएक्ट विद डिज़ोल्व ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड नाइट्रोजन। मतलब हाइड्रोजीन जो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, N2H4 प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बनेगा 2H2O प्लस N2। N2 नॉट अग्रेसिव गैस है, मतलब वो कोई जो है ना नुकसान नहीं करेगी, मतलब क्रोजन वगैरह का बाइस नहीं बनेगी। तो दो चीज़ें बनेंगी, पानी बना देगा और नाइट्रोजन बना देगा। द रिएक्शन इज़ स्लो एज एम्बिएंट टेम्परेचर। ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा, लेकिन जैसे ही वो कह रहा है कि हम टेम्परेचर एंड pH को इंक्रीज़ करेंगे, हाइड्रोजीन नॉर इट्स रिएक्शन प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट डिज़ोल्व सॉलिड टू द बॉयलर वाटर। के हाइड्रोजीन डालने से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल नहीं होती। दिस हैज़ बीन एज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूज़ ऑफ हाइड्रोजीन। तो वो बोल रहा है कि हाइड्रोजीन जो TDS की कंट्रीब्यूशन होती है उसमें बिल्कुल जो है ना ये कंट्रीब्यूट नहीं करता, मतलब TDS नहीं बढ़ाता। तो यही सबसे बड़ा फीचर है हाइड्रोजीन को एज ए ऑक्सीजन सिक्वेंजर यूज़ करने का।
अच्छा, हाइड्रोजन का जो है एक और सबसे बड़ा फंक्शन है कि जब टेम्परेचर 250 फ़ारेनहीट या इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के साथ मिलके जो प्रोटेक्टिव पैसिव ऑक्साइड फिल्म को क्रिएट करता है। मतलब कॉपर ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉफ्ट हेमाटाइट की लेयर होती है बॉयलर ड्रम के अंदर, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, पैसिव ऑक्साइड फिल्म बनाता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीटाइट फिल्म। मैग्नीटाइट की लेयर होती है। मतलब ये अब हम इसमें जो है ना रिएक्शन से इसे साबित करते हैं। Fe2O3 प्लस N2H4, Fe3O4 ये क्या बन गया, मैग्नीटाइट फिल्म बन गई, प्लस H2O प्लस N2। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड के साथ एट 250 फ़ारेनहीट या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, कॉपरस ऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस N2। रिएक्शन टेम्परेचर 250 जो मैंने आपको पहले बताया है इससे ज़्यादा चाहिए होता है। हाइड्रोजन बिगेन टू डीकम्पोज एट अबाउट 40-100 Fahrenheit and virtually gone at 600 Fahrenheit. The reaction at the lower end of the temperature range is below to be 2N2H4 4NH3 प्लस N2। मतलब जब 400 पे टेम्परेचर पहुंचेगा लोअर एंड से तो ये क्या किस तरह से डिकम्पोज होगा, N2H4 क्या बनेगा, अमोनिया बना देगा और नाइट्रोजन बना देगा। जबकि एट द हायर टेम्परेचर एंड, मतलब जब ये 600 के करीब पहुंचेगा तब इसका जो डिकम्पोज होने का जो तरीक़ाकार होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2N2H4 इज इक्वल टू H2 प्लस N2 प्लस 2NH3। इन आइदर केस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अमोनिया इज़ फॉर्म। इसमें जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, अमोनिया जो है ना हमें मिलेगी। व्हेन हाइड्रोजन डीकम्पोज, जब हाइड्रोजन डीकम्पोज होगा, द अमोनिया कैन अटैक कॉपर एंड कॉपर अलाइज इन द कंडेंसेट एंड फीड वाटर सिस्टम। अमोनिया तो बनेगी लेकिन हमारा जो कंडेंसेट सिस्टम है उसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो कॉपर की होती हैं, वो उनको अग्रेसिव करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। जो कॉपर की जो ट्यूबें हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। दिस इज़ अ गुड रीज़न टू कीप एक्सेसिव हाइड्रोजन इन द फीड वाटर लो। तो वो कह रहा है कि ये एक अच्छी रीज़न है कि हम जो फीड वाटर में हाइड्रोजन का जो लेवल है वो हम लो रखते हैं, मतलब 0.05 से 0.5 तक रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो वो डीकम्पोज होके अमोनिया ना बना दे जो कि हमारी कॉपर की ट्यूबों के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए हम जो फीड वाटर है उसमें हाइड्रोजन बहुत ही कम रेंज में रखते हैं, 0.05 से 0.5 की रेंज में हाइड्रोजन को फीड वाटर में रखा जाता है। जी, अब डिस्कस करते हैं सोडियम सल्फाइड के बारे में। सोडियम सल्फाइड एज ए ऑक्सीजन सिक्वेंजर पानी में कैसे काम करता है, तो इसे हम इक्वेशन से डिस्कस करते हैं कि सोडियम सल्फाइड Na2SO3 जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Na2SO3 प्लस O2 इज इक्वल टू Na2SO4 के सोडियम सल्फाइड डिज़ोल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे हो जाता है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली ये लो प्रेशर बॉयलर्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसे जब हाई प्रेशर बॉयलर्स में यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, एक तो जो है ना ये TDS की कंट्रीब्यूशन करता है, TDS बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। दूसरा जब ये डीकम्पोज होता है तो सल्फेट बनाता है, तो इसलिए ज़्यादातर इसे लो प्रेशर बॉयलर्स में यूज़ किया जाता है। और दूसरा 1 ppm O2 सिक्वेंज रिक्वायर्ड 8 ppm सोडियम सल्फाइड, मतलब 1 ppm डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमें सोडियम सल्फाइड 8 ppm रिक्वायर्ड होता है। 8 ppm सोडियम सल्फाइड रिक्वायर्ड होता है हमें 1 ppm डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। जी, तो सोडियम सल्फाइड को एज ए ऑक्सीजन सिक्वेंजर यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
सबसे पहले तो ये कंट्रीब्यूट टू द टीडीएस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टीडीएस की कंट्रीब्यूशन बहुत करता है। अगर इसे पानी में एज ऑक्सीजन सिक्वेंजर डाला जाए तो ये टीडीएस बढ़ा देता है, पानी के जो टीडीएस होते हैं उसे बढ़ा देता है। कांट यूज़ इन हाई प्रेशर बॉयलर्स, तो ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हाई प्रेशर बॉयलर्स में इसे यूज़ नहीं किया जाता, इसे लो प्रेशर बॉयलर्स में मोस्टली यूज़ किया जाता है। हाई प्रेशर बॉयलर्स में क्यों इसे यूज़ नहीं किया जाता है? बिकॉज इट्स ब्रोक डाउन एट 600 psi एंड फॉर्म वीक सल्फ्यूरिस एसिड H2SO3। मतलब इसे हाई प्रेशर बॉयलर्स में यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये खुद ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या बनाता है, वीक सल्फ्यूरिस एसिड बनाएगा, जो कि क्या कर देगा आपको पता है, ये कुरैयन का बाइस बनेगा। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। फीड वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, उसमें हमने ऑक्सीजन सिक्वेंजर के बारे में बहुत ही मतलब ज़्यादा डिटेल से तो नहीं गए क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, तो मेन चीज़ों पे हमने फोकस करना होता है, उस पर हमने डिस्कशन जो है ना वो करनी होती है। अब न्यूट्रलाइजिंग अमाइन, फिल्मिंग अमाइंस रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनका फंक्शन क्या होता है, वो पानी में क्या काम करते हैं, फीड वाटर ट्रीटमेंट में, कंडेंसेट ट्रीटमेंट में उनका क्या रोल होता है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।